नमस्कार दोस्तों। आपकी तैयारी निश्चित रूप से बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत ही करीब है। जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, उसका एक एक दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। और इस बीच आपके तैयारी का आकलन करने के लिए, वो भी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में, ठीक है, मैं एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश चैनल की तरफ से अखिलेश वर्मा आपको इस पेपर के माध्यम से अपनी आज तक की तैयारी का आकलन हो जाएगा कि जो 62 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के 2016 के आयोग की परीक्षा जो टीजीटी की हुई थी, उसमें से लिए गए प्रश्न हैं और हूबहू वही प्रश्न हैं जो 2011 में आए हुए थे। विगत वर्षों के प्रश्नों के हल के तहत ये क्विक रिवीजन है और इससे आप जान पाते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं और आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। टोटल 62 क्वेश्चन जाएगा। इसके पहले 31 क्वेश्चन जा रहा था, लेकिन ये लगा कि नहीं, एक बार में एक पूरा पेपर दिया जाए, चाहे थोड़ा सा टाइम भले ही चला जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। 62 क्वेश्चन ये नहीं है, ये आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे और इस प्रश्नों में से आपको 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये बात ध्यान में रखें। 40% क्वेश्चन लगभग रिवीजन किए जाते हैं। ठीक ना जी? हाँ, और हमेशा आदमी कठिन प्रश्नों से बाहर नहीं होता है, आसान प्रश्नों से बाहर होता है जब उसके आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आइए देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या रखा गया है। कह रहा है कि खुला बाजार परिचालन का लक्ष्य है। खुले बाजार की क्रिया भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खुले बाजार की क्रिया। इसे खुले बाजार की क्रियाएं भी कहते हैं। समझ में आई बात? ये आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में साख के नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है। साख के नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है। तो जानिए कैसे ये सरकार प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। क्या करती है? क्रय विक्रय करती है। इसी के माध्यम से साख नियंत्रण होता है। मतलब जब मुद्रा की मात्रा को बाजार में बढ़ाना होता है तो वो प्रतिभूतियों को खरीद लेती। मतलब प्रतिभूत मतलब कागज के कुछ नियम कानून वाले उसके पत्र होते हैं जिन्हें प्रतिभूत कहते हैं, खरीद लेती, जिससे मार्केट में पैसा चला जाता है। और जब साख यानी मुद्रा को नियंत्रित करना होता, कम करना होता है, तो वह इसी को बेच देती है। क्या करती है? बेच देती है। ठीक है, तो ये क्या है? साख नियंत्रण के हथियार हैं खुले बाजार की क्रिया। आगे देखिएगा, रिकार्डो ने किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया था? ठीक है, तो रिकार्डो को आप जानते होंगे, आप पढ़े हैं अर्थशास्त्र में। रिकार्डो जो है, रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत जो था वो मूल्य का श्रम सिद्धांत पर आधारित था। मूल्य के श्रम सिद्धांत पर या मूल्य का श्रम सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है जी? अगला प्रश्न है, संपत्ति या सेवा प्रकारों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना कहलाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, केवल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित कहलाता है। तो क्या कहलाता? उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, इसे निजीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? निजीकरण कहेंगे। ठीक है ना जी? संपत्ति या सेवा प्रकारों को सार्वजनिक क्षेत्र से कहाँ स्थानांतरित करना? निजी क्षेत्र में, तो निजीकरण कहलाएगा। अगला है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। तो भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी है ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कौन सी प्रच्छन्न? इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, ये कृषि क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ठीक, और छिपी बेरोजगारी कहते किसे हैं? जिसका सीमांत
उत्पादन कितना होता है? शून्य होता है। हो सकता है आगे ये पूछा जाए, शून्य होता है, उसे हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी कहते हैं। तो देख लीजिएगा, आगे बढ़िए। कह रहा है कि गिफिन वस्तुएं होती हैं। गिफिन का मतलब ही होता है घटिया, ठीक है। गिफिन नाम के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मांग के नियम का विरोधाभास खोजा था। समझ में आई बात? मांग का नियम मार्शल के द्वारा दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और मांग का नियम साधारण चीज है, आप ये जानते हैं कि मांग का नियम क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। यानी किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग घटेगी, और यदि कीमत घट रही तो उसकी मांग बढ़ेगी। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध कौन बताता है? मांग का नियम बताता है। लेकिन गिफिन महोदय थे, कुछ वस्तुओं को ऐसा खोजा कि उनके संबंध में यह लागू नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिस पे मांग का नियम लागू नहीं होता। उनकी कीमत घटती है तो उनकी मांग घट जाती है, उनकी कीमत बढ़ती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है, यानी धनात्मक संबंध होता है। तो उन वस्तुओं को अपकृष्ट वस्तुएं कहते हैं, यानी घटिया वस्तुएं। कैसी? घटिया वस्तुएं कहते हैं, घटिया, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार होता है? तो किसके आधार पर? क्षेत्र, समय, कारोबार का परिणाम नहीं, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक फर्म के भौतिक बीच का संबंध आगतों और भौतिक निर्गतों के फलन के बराबर है। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 8 है। कौन सा? प्रश्न नंबर 8 है। थोड़ा सा कह रहा है भौतिक आगतों शब्द छूट गया है, तभी तो मैं कह रहा हूं आगतों, ठीक है। भौतिक आगतों के छूटा, भौतिक आगतों के बीच का संबंध क्या बताता है? तो जब फर्म की बात आए, आगत और निर्गत की बात आए, तो ये उत्पादन को बताता है। किसको बताता है? उत्पादन को बताता है। निर्गत मतलब जो उत्पाद हो रहा है, उत्पादन हो रहा, और आगत मतलब जो आप लागत लगा रहे हैं उसी को आगत कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। आगे है, कह रहा है कि मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और सटोरी मांग का कुल योग है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा हेतु तरलता, वरीयता, ठीक है। जितनी भी तरह की मांगे हैं ये मुद्रा हेतु तरलता की वरीयता को बताती हैं, ठीक है। ये मुद्रा जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा, लेकिन आप पढ़े होंगे ये मैं मान के चल रहा हूं। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की है? ठीक है, पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की है? अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, न्यूनतम सामूहिक त्याग का सिद्धांत, न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का ये विचार है, ये कथन है। समझ में आई बात? इसकी इन्होंने वकालत की थी कि ये ठीक न्यूनतम करारोपण होना चाहिए, ठीक, कम से कम कर होना चाहिए। कह रहा है कि किसने लिखा? बाह्य सहायता सल्फा ड्रग के समान है, हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि हमें उसे कब प्रयोग करना है, कब रोकना है, और हमारे पास सदैव उसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। ये कथन है, ये किसी का कथन है। तो देखिएगा ये किसका कथन है? BKRB राव। BKRB राव, ये जो विदेशों से हम ऋण ले लेते हैं, ठीक है, अपने विकास के लिए, उसी के खतरे को बताते हैं। समझ में आई बात? कि अगर ये उसी के समान है कि एक सीमित मात्रा में लेना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए क्या होगा? घातक सिद्ध हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था को
खा लेगा। इनका नाम था विजेंद्र कस्तूरीरंगा वरदराजा, ठीक है, BKRV राव, विजयेंद्र कस्तूरीरंगा, ठीक है, वरद राजा राव बा। पहली बार आप नाम पूरा इनके सुने होंगे या सुने होंगे तो सुने होंगे। जैसे जमशेद काई खुसरो मेहता है JK मेहता का नाम, उसी तरह से इनका भी नाम कभी कभी पूछ सकता है। आगे देखिएगा, कह रहा है P बराबर KR/M किसके द्वारा प्रदत्त कैम्ब्रिज समीकरण। ये मुद्रा का समीकरण है कि मुद्रा का प्रचलन कैसे होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, उसी को लेकर जो सिद्धांत फिशर के हैं, पीगू के हैं, उसी से है। तो ये जो P बराबर KR/M जो है, ये पीगू का समीकरण है, इसे कैम्ब्रिज समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए वो लिखा भी है, कैम्ब्रिज समीकरण। क्लियर। आगे देखिएगा, कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधि निविदाएं हैं, ये कहलाती हैं। तो देखिए, साख मुद्रा भी नहीं कहला जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भी नहीं होती है, आदिष्ट मुद्रा होती है। ये क्या होती है, आदिष्ट मुद्रा होती है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक के आदेश पर चलती है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं उसके आदेश पर चलती है, और ये उसका वास्तविक मूल्य कुछ भी नहीं होता, केवल सांकेतिक मूल्य होता है। अंकित मूल्य कुछ और होता है और उसका वास्तविक मूल्य कुछ और, एकदम नथिंग के बराबर। इतना बड़ा कागज है, 500 रुपया लिखा रहता है, तो 500 रुपये का है, ऐसे बेचने जाएंगे तो कुछ भी उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना जी। तो क्योंकि RBI का सिग्नेचर उस पर रहता है, RBI के अध्यक्ष का, कि मैं धारक को फला रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तभी वो रुपया मानी जाती है, तो इसे आदिष्ट मुद्रा कहते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है क्या कहलाती है वो, अवमूल्यन नहीं, विनिमय दर। विनिमय दर सही है, लेकिन कौन सी विनिमय, विदेशी विनिमय ये है, ठीक है, क्या है, विदेशी विनिमय। एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में जब रूपांतरित होती है तो वो विदेशी विनिमय। जैसे वर्तमान समय में $1 बराबर, ठीक है, कितना, 85 रुपए से भी ऊपर चला गया है, ठीक, तो ये विदेशी विनिमय कहलाता है। आगे, कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को नरम ऋण देती है, नरम ऋण, उदार, सॉफ्ट ऋण देती है। ये आप जानते हैं, नरम मतलब सॉफ्ट ऋण देती है, कौन सी एजेंसी, तो ये IDA है। कौन सी एजेंसी है, IDA है। और IDA के बारे में कौन सा क्वेश्चन है, 15वां। IDA के बारे में आप निश्चित रूप से बढ़िया से जान रहे होंगे, ठीक, IDA, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, इसका पूरा नाम है। ये कब, 1960 में आई थी, कब, 24 सितंबर 1960 को आई थी। देखिए, ये और ये दोनों एक ही है, नहीं, ये नहीं, देखिए ये ऑप्शन ऐसे बदल गया है, IMF, IAF ये कोई संस्था ही नहीं, IBRD है। ये और ये दोनों 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाए गए थे, ठीक है। IFC ये है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 1964 के एक्ट के द्वारा 1965 में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा आप लगा ले जाएंगे, ठीक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थर्स्टन के सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है, ठीक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन
थर्स्टन के सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है। तो देखिएगा जब आप इसको पढ़ेंगे तो यांत्रिक योग्यता जो है इनके सिद्धांत में मानसिक योग्यता नहीं है। क्लियर। 16 नंबर, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। कह रहा है, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा मिस हुआ है 17 नंबर, तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक, नगद कोष अनुपात लिखा है 1/, ये क्या है 1/, नकद कोष अनुपात। ठीक है, नकद कोष, अच्छा लिखे तो हैं, ठीक है, नकद कोष अनुपात या 1/r है, तो क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात है, तरल अनुपात है, शाख गुणक है, निवेश गुणक है। जल्दी से आप बताइएगा, पढ़े होंगे आप। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शाख गुणक। क्या कहते हैं, शाख गुणक। 1/, नकद कोष अनुपात या 1/r, इसे हम क्या कहते हैं, शाख गुणक कहते हैं। क्लियर। कह रहा है कि उरुग्वे दौर सरकार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम किसकी स्थापना है। तो उरुग्वे दौर के में सरकार, उरुग्वे दौर करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, तो ये गैट के स्थान पर WTO की स्थापना हो रही थी। WTO 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी, जिनेवा इसका मुख्यालय है। बहुत बार पूछा जाता है, विकसित देशों की तरफ झुकाव इसका रहता है और विदेशी व्यापार को नरम करने की बात ये करता है। ठीक है, हाँ आगे देखिए, कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों में निवल कारक आय का योग है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद पर मतलब GDP प्लस x माइनस m। ठीक है, अगर कर देंगे तो यही बराबर क्या हो गया, GNP, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर। अब देखिए कहाँ है ये GNP, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 19 का बी। ठीक है। उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन बिंदु कहाँ होता है। तो उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन बिंदु कहाँ होता है, जहां सीमांत लागत और औसत लागत क्या होती है, बराबर होती है। सीमांत लागत और औसत लागत बराबर होती है। सीमांत लागत और सीमांत औसत लागत नहीं, देखिए सीमांत लागत और सीमांत आगम, यानी MC बराबर क्या, MR, MC बराबर MR, जहां बराबर होगी उसी को हम कहते हैं संतुलन का बिंदु। क्या कहते हैं, संतुलन का बिंदु। ठीक है, MC बराबर MR। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20। कहिए तो इसको और क्या कर दें, ये देखिए, चलिए जब विस्तृत बताएंगे तो बताएंगे, नहीं तो अभी तो इसको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्या है। अगर समझते नहीं है तो, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल समझ में आएगा कि जहाँ पर लागत और सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो जाती है, वहाँ उपभोक्ता संतुलन में हो जाता है, ना उससे ज़्यादा उत्पादन करना चाहता है ना उससे कम उत्पादन करना चाहता है। ठीक है, उत्पादन के चैप्टर में इसको आप देखेंगे। ठीक, कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन के प्रकार निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों चीज आते हैं, तो ये अलग है। क्या है, ये अलग है। इसका मतलब ऐसे कर लीजिए नहीं तो कंफ्यूज होंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत यही इसका आंसर है, ये अलग है इससे। सहसंबंध गुणांक, ठीक, सहसंबंध कोरिलेशन। यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थायी हैं, मतलब प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, चाय और कॉफी, जो एक दूसरे के जगह पर प्रयोग कर ली जाती है, उनके बीच के अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है। तो
जब प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, मतलब एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर ली जाने वाली वस्तुएं होती हैं, तो एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग भी बढ़ जाती है। मतलब एक की कीमत बढ़ी, कीमत, तो दूसरे की भी मांग क्या हो जाती है, मांग भी बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं धनात्मक संबंध। क्या कहते हैं, धनात्मक संबंध। यदि ये कैसे होता है, स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में, स्थानापन्न, उसी प्रतिस्थापी जिसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुओं में, या ये जो है, और सामान्य वस्तुओं में क्या होता है, सामान्य वस्तुओं में, ठीक है, जो एक दूसरे की वो स्थानापन्न नहीं है, तो एक की मांग बढ़ेगी तो दूसरे की मांग अपने आप घट जाएगी। क्लियर। तो इसे हम ऋणात्मक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, नकारात्मक या ऋणात्मक संबंध कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका आंसर सही होगा बी। आगे कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और को जननांगी संक्रमण का सिद्धांत अंतर संबंधित करता है। जनसंख्या और यहाँ के जगह पे इसमें भरना है, ठीक है। तो देखिएगा, आर्थिक विकास, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय और खाद्य आपूर्ति। तो ये देखिएगा, थॉमस और नोटेस्टीन का जननांगी संक्रमण सिद्धांत है। पूछ दे कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, अगर आप शिल्पी का हल कर रहे होंगे तो उसमें उसकी व्याख्या गलत दिया, वो माल्थस को बता दिया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये कौन दिया है, थॉम्पसन और नोटेस्टीन ने, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच संबंध बताते हैं, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध बताता है यह सिद्धांत। कह रहा है एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम तब करने में सक्षम होता है जब उसका उत्पादन अधिकतम होता, नो, उसकी औसत लागत न्यूनतम होती, नो, वह एक उच्चतम मूल्य वसूल करता, नहीं, उसकी सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बराबर होता है, तब वह क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहता है। ये ध्यान दीजिएगा। एमआर के साथ एमसी का संबंध है, ठीक है। ये दोनों जब बराबर होते हैं तभी संतुलन में होता, तभी अधिकतम लाभ मिलता है, क्योंकि पहली शर्त ही यही है। जब बाजार पढ़ाया जाएगा आपको तब आपको समझ में आएगा। और निश्चित तौर पे ये मुश्किल से 2 से 4-6 दिन में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और अर्थशास्त्र हिंदी में, ठीक है, ये आपकी बहुत बेहतरीन क्लास होगी। जो आप जानते हैं, अगर आप इलाहाबाद में पढ़े होंगे तो एसएन लाल सर की किताब और आहूजा सर की किताब, ये दोनों का कंबाइंड आपको समझ के साथ दिया जाएगा और आपके क्वेश्चन एकदम गलत नहीं होंगे, इसको मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि यही 2 अगर आपको आ गई तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। क्लियर, ये जान लीजिएगा। और मेरा दोनों से नेट जेआरएफ है, आप थंबनेल में देख रहे होंगे। और मैंने कहा नहीं कि मैं जेआरएफ के थ्रू इससे पीएचडी किया हूँ, ठीक है। अभी चूंकि अवार्ड होना बाकी है, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, इसीलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग दिमाग तुरंत लगा देंगे तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी वाइबा बचा हुआ है, ठीक है ना जी। आइए, कह रहा है कि K बराबर IMPS उक्त सूत्र बताता है, ठीक है। तो ये किसको बताता है, K बराबर ऐसे देख लीजिए 1/MPS, ये किसको बताता है, गुणक को, त्वरक को, MPC को, निवेश को, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा ये किसको बता रहा है, तो ये गुणक को बताता है। इसका प्रश्न इसमें नहीं, इसके पहले इसका प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है ना जी। तो ये जान लीजिएगा किसको बता रहा है, गुणक को बता रहा है। अगला है कि आयात और निर्यात पर किसे आरोपित किया जाता है। तो आयात और निर्यात को प्रतिबंध लगाने के लिए क्या उत्पाद शुल्क, नो, सीमा शुल्क लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सीमा शुल्क लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर
26 और सीमा शुल्क अधिनियम जो है 1962 में आया था। ये एक्ट कब आया था? 1962 में। अगर पूछता है तो ये भी आप लगा जाएंगे। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो देखिएगा, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हर बार आ जाता है, अनुच्छेद 280, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था, वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र अनुच्छेद 280 में है। ठीक है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष जो 16वां वित्त आयोग है, 16वें के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया है। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध बताता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी मतलब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, इसे कौन बताता है? तो इसे फिलिप्स वक्र बताता है। फिलिप्स महोदय ने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को बताया है। ठीक है ना जी। और ये बात सही कि मुद्रास्फीति अगर धीरे धीरे हो रही है तो लोगों के पास आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो लोग उत्पादन कार्य बढ़ाएंगे, जिससे बेरोजगारी कम हो जाएगी। यही ये बताता है। कौन सा? फिलिप्स वक्र। कह रहा है कुल निक्षेप का वह भाग जो वाणिज्य बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नकद कोष के रूप में जमा होता है या रखा जाता है, क्या कहलाता है? देखिए, मैं आपको एकदम समझा देता हूं। आरबीआई, देखिए, व्यापारिक बैंक कौन से होते हैं? जो मुद्रा का व्यापार करते हैं, जैसे एसबीआई है, यूनियन बैंक है, जो जनता से लेन देन करते हैं, उन्हें व्यापारिक बैंक कहते हैं। ठीक है। तो ये दो तरह का, कोई जमा होती है, कोई जमा करने जाता पैसा, तो दो तरह का आरबीआई गाइडलाइन है। वो कहता है एक मेरे पास रखो, आरबीआई तभी गारंटी लेता है ना कि अगर आपका बैंक भागता है तो हम कुछ पैसा आपको दे देंगे, और एक ये अपने पास रखता है कि भाई क्या करो, कोई भी अपना पैसा निकालने आएगा तो तुम क्या दोगे। ठीक है। तो जो व्यापारिक बैंक किसी जमा का अपने पास रखते हैं, अपने पास, ठीक है, व्यापारिक, यहां लिख लीजिएगा, किसी जमा का व्यापारिक बैंक के पास जो जमा रहता है उसे SLR कहते हैं, ठीक है, स्टेटरी लिक्विड रेशियो या सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। और जो आरबीआई के पास जमा होता है उसे CRR कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? CRR, करेंट रिजर्व रेशियो कहते हैं। ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। ठीक है ना जी। और ये रिजर्व बैंक के पास रहता है CRR, और व्यापारिक बैंक खुद के पास रखते हैं जो SLR, किसका? किसी के जमा का। इसके बाद ही वो साख का निर्माण करते हैं, मतलब दूसरे को ऋण देते हैं। तो इसका मेन क्या होता है? ये आरबीआई के हथियार हैं। क्या हैं? मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के आरबीआई के हथियार हैं। तो कह दी, देखिए, ये इसका सही होगा नकद कोष अनुपात। क्या है? नकद कोष अनुपात, CRR इसी कहते हैं। क्या कहते हैं? CRR। आगे है कि दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का यहां होना चाहिए। क्या? आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात कहलाता है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, भुगतान सिद्धांत, निरपेक्ष लागत सिद्धांत और क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो 30वें का जवाब जल्दी से दीजिएगा। जल्दी से दीजिए, क्या कहलाता भाई? दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति की बात करें तो इसे कहते हैं क्रय शक्ति समता। क्या कहते हैं? गुस्टाव कैसल का है ये सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। ठीक है। कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। आप जान रहे होंगे ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। हाँ, आगे चलिएगा। कह रहा है कौन सा ऋण करदाता
पर अस्थाई बोझ है? कौन सा ऋण करदाता पर अस्थाई बोझ है? ठीक है, बताइएगा कौन सा ऋण करदाता पर अस्थाई बोझ है? दीर्घावधि ऋण, बाह्य ऋण, गैर विमोच्य ऋण और बलात् ऋण। तो देखिएगा इसमें से गैर विमोच्य ऋण जो है वह करदाता पर अस्थाई बोझ है। अस्थाई बोझ है, ये कभी टलता नहीं है। ठीक है जी। आगे है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1975 आप जानते हैं, 1975। ठीक है, 33वां नंबर का क्वेश्चन है 1975। क्लियर? में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था। कह रहा है कि अभी भी दोहा कार्यसूची में शामिल करने के लिए अत्यधिक विवादास्पद विषय है। तो निर्मित वस्तुओं में व्यापार 9, बौद्धिक संपत्ति अधिकार आधारित वस्तुओं में व्यापार नहीं, कृषि वस्तुओं में व्यापार। क्या है? कृषि वस्तुओं में जो व्यापार है अभी तक ये क्या है? विवाद का विषय है दोहा कार्यसूची में, तो ये जान लीजिएगा। आगे है, कह रहा है कि कार्यक्रम 2005 में सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? तो आप जान रहे होंगे, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, अगर आप मेरी एज के होंगे लगभग, ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे थे तब गांव गांव बिजली के खंभे गड़ रहे थे। ठीक है, और हम लोग कहते थे कि ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, उसी खंभे पे लिखा हुआ रहता था RGGV। ठीक है ना जी। तो ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत, ठीक है, जो सभी गांव में बिजली, कांग्रेस की बहुत प्रशिक्षित योजना थी ये। ठीक है, बहुचर्चित योजना थी। परिवर्ती अनुपातों के नियमानुसार उत्पादन का सर्वोत्तम चरण है। ठीक है, परिवर्ती अनुपातों के नियमानुसार उत्पादन का सर्वोत्तम चरण है। जल्दी बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। और परिवर्ती अनुपातों के नियम के अनुसार उत्पादन का सर्वोत्तम चरण है, तो दूसरा उत्पादन का सर्वोत्तम चरण कौन सा है? दूसरा चरण सर्वोत्तम चरण है। ठीक है ना जी। आगे, क्योंकि उसके बाद उत्पादन घटने लगता है, उसके पहले पूर्ण संसाधनों का उपभोग नहीं हो पाता है। कह रहा है कि एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन कहलाता है। एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं आय प्रभाव। क्या कहते हैं? आय प्रभाव। क्योंकि जब ग्राहक की क्रय शक्ति बढ़ेगी या घटेगी, तो यानी कि उसकी आय घट या बढ़ रही है। आय आपकी बढ़ जाए तो आप देखिए तमाम सारे वस्तुओं को क्रय करने लगते हैं। ठीक है, हाँ। कह रहे हैं कि एक उपभोक्ता संतुलन में तब कहा जाएगा जब वह अधिकतम प्राप्त करता है। क्या? लाभ, संतुष्टि या सुविधा। उपयुक्त में से कोई नहीं। संतुष्टि। क्या सबसे उपभोक्ता कब संतुलन में रहता है? जब उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। क्या मिले? अधिकतम संतुष्टि। कह रहा है कि भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा चरण अनुभव किया जा रहा है? तो जनसंख्या के जो चरण हैं, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उसमें से भारत द्वितीय अवस्था में है। किसमें है? द्वितीय अवस्था में है, और तीसरे अवस्था में पहुंचने के कगार पर है। इस समय भारत में जन्म दर भी उच्च है, जन्म दर भी क्या है? उच्च है, और मृत्यु दर कम हो गई है। मृत्यु दर कम हो गई है, इसलिए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इसी में बनती है। क्या बनती है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। एक तो जन्म ज्यादा रहे, मर कम रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होगी। क्लियर? आगे देखिएगा। हाँ, ठीक है। भारत के मुद्रा भंडार में M-1 संदर्भित करता है। ठीक है, ये मुद्रा, जो मुद्रा M1, M2, M3 है, उसी की चर्चा है। M1 मतलब M1 क्या प्रदर्शित करता है, क्या संदर्भित करता है?
तो करेंसी M1 जो है सबसे तरल मुद्रा कहलाती है। M1 जो है, M1 क्या है, सबसे तरल मुद्रा कहलाती है, जिसमें करेंसी, मांग निक्षेप और RBI की अन्य जमाएं इसमें क्या होती हैं, जमा होती है। ठीक है ना जी। M1 सबसे तरल मुद्रा होती है, ठीक है ना जी, जिसको आप जब मन करे तब खर्च कर सकते हैं। आगे है, कह रहा है कि करों का भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित होना यह संदर्भित करता है निश्चितता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत या विविधता का सिद्धांत। तो जल्दी से आंसर इसका दीजिएगा। मैंने आपसे कहा है क्या कि आप आंसर लगाते जाएंगे और इसके बाद पता चलेगा कि आपके कितने सही हैं। तो ये है समानता का अधिकार, समानता का सिद्धांत। समझ में आई बात, समानता का सिद्धांत। और लास्ट में मुझे बताएंगे कि 62 में से कितना सही हुआ। और फिर जो गलत हैं, यही मैंने 100 दिन की रणनीति में आपको बताया था, जो गलत हो रहे हैं उन 8 से 10 प्रश्नों को देखिए कि आखिर गलत क्यों हुए हैं, तब आप अपना सही आकलन कर पाएंगे। कह रहा है कि मुद्रा का मान किसके स्तर का व्युत्क्रम है, मुद्रा का मान किसके स्तर का व्युत्क्रम है, जल्दी से बताइएगा। आय, मूल्य, मात्रा और व्यय। तो ये प्रश्न का जो जवाब आपका दिया गया है शिल्पी में, ये गलत दिया गया है। मुद्रा का मूल्य जो है, मुद्रा का मान, ठीक, मुद्रा का मान किसके स्तर का व्युत्क्रम है। अब मुद्रा का मान का मतलब अगर मूल्य लगाता है, ठीक है, मुद्रा का मान का मतलब अगर क्या लगाता है, मात्रा लगाता है, तो मूल्य का विपरीत हो जाएगा। किसका, मूल्य का विपरीत हो जाएगा। और मुद्रा का मूल्य लगाता है, ठीक है, तो मुद्रा की मात्रा का विपरीत हो जाएगा। अब यही समस्या है कि ये मुद्रा का मान पूछ लिया है, और मुझे जहां तक समझ में आता है कि मुद्रा का मान का मतलब मुद्रा का मूल्य है, इसलिए मात्रा का व्युत्क्रम होगा। जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मूल्य कम होता जाएगा। जैसे देख रहे हैं ना, सबकी आय बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया है, लेकिन तो वस्तुएं के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना जी, कारण कि मुद्रा का मूल्य घट रहा है। तो जिस भी, जैसे जनसंख्या बढ़ रही तो उसका मूल्य घट रहा है। आज देखिए पढ़े लिखे लोग ऐसे घूम रहे हैं। एक जमाना था कि थोड़के मुड़के पढ़ला, मास्टर बने खातिर तो 8, 10, 12 बहुत रहा है, लेकिन आज नेट PhD धारक लोग घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक ना जी। तो वही है कि क्योंकि मात्रा बढ़ गई इंसानों की, उसी तरह से मुद्रा का मान कब कम होगा, जब मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाएगी। मुद्रा का मान कब ज्यादा हो जाएगा, जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो मुद्रा का मूल्य और उसकी मात्रा में देख लीजिएगा, मुद्रा की मात्रा और मूल्य और मुद्रा का मूल्य और मुद्रा का मूल्य, मुद्रा के मूल्य लिखिएगा तब सही होगा। मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। क्लियर। आगे देखिए, कह रहा है कि बैंक केवल मुद्रा के प्रबंधक नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, जल्दी से बताइएगा। 44वें नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है, ठीक है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन R.S. शेयर्स के द्वारा कहा गया है। किसी का कथन है, R.A. शेयर्स, ठीक है, एक अर्थशास्त्री हैं, उन्हीं का कथन है। तो इस ऐसे चीजों को रटना है, यहाँ समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। विदेशी व्यापार में अगर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है तो उसे क्या कहते हैं, उदारीकरण, स्वतंत्र व्यापार, वैश्वीकरण या संरक्षणात्मक व्यापार। जल्दी से बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है।
क्या, उसे हम स्वतंत्र व्यापार कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वतंत्र व्यापार, बिना किसी रोक छेक के व्यापार होता है तो उसे हम स्वतंत्र व्यापार कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि IMF और IBRD एक साथ 1944 में किसके परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए थे। ठीक, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि IBRD, इसे विश्व बैंक भी कहते हैं, विश्व बैंक भी कहते हैं। ठीक है। और IMF, इंटरनेशनल मनी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। ये दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में बने थे, स्थापित हुए थे। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है जब करदाता द्वारा कर का आर्थिक बोझ अन्य व्यक्ति पर डाल दिया जाता है तो इसे कहते हैं, जब करदाता द्वारा कर का आर्थिक बोझ अन्य व्यक्ति पर डाल दिया जाता है तो उसे हम कर अपवंचन कहते हैं, कर का स्थानांतरण कहते हैं, कर का प्रभाव कहते हैं, नहीं, कर का स्थानांतरण कहते हैं। बी सही होगा। बहुत ही आसान, एकदम सीधा लिख दिया था। ठीक है, क्या लिख दिया था? सीधा लिख दिया था। कह रहा है उक्त आरेख किसके बारे में बताता है? उक्त आरेख 48वां। देखिए 48 का जो प्रश्न है ये आरेख नहीं बना पाए हैं, मैं आपको आरेख बना देता हूं, आप देख लीजिएगा तब आप बता पाएंगे। ठीक है। यह वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है। ठीक। और ये यस वक्र है, सप्लाई वक्र है। और ये P1 P2 जो नहीं छपा उसको लिखना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे टाइपिस्ट महोदय इतने तेज नहीं है। ठीक है, इस तरह के ग्राफ को छाप दें, खैर आपका काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक। हाँ, देखिएगा ये और ये वक्र हैं, डी डिमांड वक्र, डी और डी, तो D1 D2 इस तरह से हैं। तो यही कह रहा है कि ये क्या दर्शाता है? ये मूल्य स्तर इस पे है, मूल्य स्तर। तो जल्दी से आप बताइएगा, आप देखकर इसको जान गए होंगे। ठीक है, कि ये आरेख क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति का मूल्य आधारित सिद्धांत, फिलिप्स वक्र, मुद्रास्फीति का मांग खिंचाव सिद्धांत क्या दिखा रहा है? मुद्रास्फीति का मांग खिंचाव सिद्धांत दिखा रहा है। इस फिगर को आप देखकर ये जान सकते हैं। ठीक है, आगे है, कह रहा है तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन, जो आरेखीय चित्र है उसके लिए आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी। ये तुरंत देखकर आपको समझ में आ जाए तो केवल रेखा और पाई नजर आएगी। समझ में आई ना बात? अर्थशास्त्र इसीलिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो कुछ भी नहीं होता। तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिर क्वेश्चन दोहराया गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन दोहराया गया और आपको पता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत कौन दिया है? डेविड रिकार्डो। कौन दिया है? डेविड रिकार्डो दिए हैं। देखिए यहाँ का ऑप्शन यहाँ हुआ है और यहाँ का ऑप्शन यहाँ, ABCD ऐसे। आगे है कि कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर, ये प्राप्तियां नहीं भाई, ये प्राप्तियां हैं। ठीक है, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर, तो कौन सा घाटा कहलाता है? बजट घाटा कहलाता है। कौन सा घाटा? बजट घाटा कहलाता है। ठीक। फिर कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी क्षेत्रों में से किस एक को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक था। ठीक है, तो देखिएगा वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, सिगरेट, तंबाकू, विनिर्दिष्ट खतरनाक रसायन। तो वस्त्र को छोड़कर बाकी सभी में लाइसेंस लेना अनिवार्य था। 1991 की नीति को नई औद्योगिक नीति या
मनमोहन, अभी जिनका निधन हो गया, बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे, मनमोहन एवं नरसिंहा राव, नीति भी इसे कहते हैं। प्रधानमंत्री एक लोग थे, एक लोग वित्त मंत्री थे। ठीक है, आगे प्रश्न है कि प्रणालीगत रूप से एकत्रित अंकीय तथ्य किस दृष्टिकोण से सांख्यिकी की परिभाषा है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा और जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिएगा एकल अर्थ है, अर्थशास्त्र है ये नहीं, ये बहुवचन अर्थ है। क्या है? बहुवचन। ए के बाद देखिए ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। क्लियर? ये क्या है? प्रणाली रूप से एकत्रित अंकीय तथ्य किस दृष्टिकोण सांख्यिकी की परिभाषा है, तो बहुवचन की दृष्टि से है। और ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, एक आध क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके अगर 62 में 55 क्वेश्चन 57 क्वेश्चन सही है तो बहुत सही है। ठीक, अब देखिए ये भी क्या है, सूत्र लिखे गए हैं, मैं लिख देता हूं पहले, आप बताइएगा इसके बाद आंसर को। ठीक, तो ये है इसके बराबर Q1 माइनस Q2 अपान Q2 प्लस Q1। ठीक है, गुणे वही होगा P1 प्लस P1 प्लस P2 अपान P1 माइनस P2। इसके बाद दूसरे का है Q अपान P गुणे P अपान Q। तीसरे का है डेल्टा Q अपान डेल्टा P। ठीक, गुणे P अपान Q। ठीक है, और इसका ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है, डेल्टा Q अपान डेल्टा Y इनटू, ठीक है, Y अपान Q। तो देखिएगा EP बराबर है, EP बराबर इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी आप प्राइस इसे कहते हैं, इलास्टिसिटी आप प्राइस, तो इसका आंसर यही सही होगा। ठीक है, पहला Q माइनस Q2 अपान Q2 प्लस Q1 इंटू P1 प्लस P2 अपान P1 माइनस P2। ठीक है जी, 2 से 3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। दीर्घकाल में आगत और निर्गत के बीच भौतिक संबंध की व्याख्या कहलाती है, तो इसे पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमाने का प्रतिफल। अगर अनुपातों का नियम तो ये अल्पकाल से संबंधित है, अल्पकाल से संबंधित अनुपात है, और दीर्घकाल से संबंधित क्या है? पैमाने का प्रतिफल है। ठीक है, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे है उत्पादन का ये भाग है, कह रहा है उत्पाद विभेदीकरण किसकी एक विशेषता? उत्पाद विभेदीकरण तो ये एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की है, जिसमें एकाधिकार भी है और प्रतिस्पर्धा भी है। तो उसमें उत्पाद विभेदीकरण, उत्पादों में अंतर रहता है लेकिन सभी एक ही तरह के काम करते हैं। कैसे रुक गया? ठीक, हाँ, देखिए अगला है कि प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ का कारण है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ का क्या कारण है? बीमा योग्य जोखिम नो, अनिश्चितता ये तो सिद्धांत का ही नाम है। गैर बीमा योग्य, जिसका बीमा नहीं हो सकता, ठीक है, उसी के जोखिम उठाने का परिणाम क्या है? आपका लाभ है। ठीक है ना जी, तो जिसका बीमा हो जाएगा वो कोई जोखिम थोड़ी, वो तो कंपनी वहन कर देगी। तो गैर बीमा योग्य जो उत्पादन होता है, जैसे उत्पादन होने के बाद आग लग जाए तो उसको तो वहन कर देगी कौन? बीमा कंपनी, लेकिन बीके नहीं तो इसका कोई बीमा नहीं होता है। यही रिस्क का उठाता है एक साहसी, उसी के लिए उसको
लाभ मिलता है, ठीक है ना। वे कर जो दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किए जा सकते उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर जो है वो दूसरों पे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जैसे आय कर है, निगम कर है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो करारोपण है, लोक व्यय है, लोक ऋण है, बैंक दर जो है ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। मौद्रिक नीति जिसको जारी करता आरबीआई, ठीक है। बाकी सब क्या है, राजकोषीय नीति है, ये राजकोषीय नीति के उपकरण है। क्लियर। आगे देखिएगा, कह रहा है उत्पादन लागतों में वृद्धि द्वारा ऊपर की ओर ढकेले गए मूल्य को कहते हैं। उत्पादन लागतों में अगर वृद्धि होती है उसके द्वारा मुद्रास्फीति होती है तो उसे कौन सी मुद्रास्फीति करेंगे, मांग जन्य नो लागत जन्य कहेंगे, लागत जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरस्थानीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार का एक विशेष मामला है। यह कथन है वर्टिल ओहलिन का, ठीक है। वर्टिल ओहलिन का कथन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत चर्चित कथन है ये, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। किसका है, वर्टिल ओहलिन का। इसको आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से द्विपक्षीय विधियों की पहचान करें। भुगतान करार, समाशोधन करार, स्थानांतरण प्रतिबंध। तो 61वें का जवाब जल्दी से दीजिएगा, क्या है। तो इसमें देखिएगा सभी सही है। क्या है, भुगतान करार भी है, समाशोधन करार भी है, स्थानांतरण प्रतिबंध भी है। ये सभी क्या है, द्विपक्षीय विधियां हैं। क्या है, द्विपक्षीय विधियां हैं। आगे किसने न्यूनतम कराधान का सिद्धांत दिया था। न्यूनतम कराधान का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूनतम कराधान, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। न्यूनतम कराधान का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए ये सिद्धांत दिया गया जेबीसी के द्वारा। किसके द्वारा, जेबीसी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी। तो देखिएगा पहली, दूसरी, तीसरी क्रम से चली थी। 1951 से 56, फिर 56 में 5 जोड़ेंगे, 56 से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1951 से 56, फिर 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, 1961। और ये 1961 से 1966, ठीक है। अब यही योजना अवकाश हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत घाटे में चली गई थी। चौथी युद्ध हो गया था, समझ में आई बात। तो इसी किसके बाद देखिए, फिर 67 और 68 में योजना अवकाश पहला आया था। इसलिए कब स्टार्ट हुई थी, 69। इसका आंसर सही होगा। क्या सही होगा, 69 में, 2 वर्ष का योजना अवकाश के बाद, ठीक है ना जी। 2 वर्ष का, 66 से 67, 67 से 68, 2 वर्ष का पहला योजना अवकाश के बाद, ठीक है, यानी ये सही होगा। तो ये 62 क्वेश्चन में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वो कौन से प्रश्न हैं जो आपको परेशान किए हैं, ठीक है। हाँ, अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा तो उसको भी कमेंट करिएगा, सही करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी देखिए 62 क्वेश्चन हल करने में कहीं ना कहीं एक आध मिस हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तब भी 100% शुद्धता के साथ ये चीज़ें जा रही हैं, ये पूरी तरह से विश्वसनीय है। और कोई भी समस्या हो तो आप एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर पे कमेंट करके उसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए, जब तक नींद ना आए तब तक पढ़िए, नींद आने पर ही सोइए, क्योंकि आपको एक पद लेना है। तो शुभ रात्रि आप सभी को।